नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आपको अगले दिन वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं इतिहास वर्ग 3 के हिसाब से यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज। तो साथियों, क्या है कि जो वर्ग 3 के लिए जो सिलेबस दिया गया है इकाई 18 में, जिसमें इतिहास हमें प्राचीन भारत से लेकर प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों सेक्शनों से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को इसमें ऐड किया गया है। तो अब हम उसको प्राचीन भारत से मतलब टॉपिक वाइज हम इतिहास को पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू देखेंगे और एमसीक्यू में थ्योरी के माध्यम से हम उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके क्वेश्चन को अच्छे से समझने की और अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए हम उसमें काम करेंगे। अब आज की जो श्रृंखला है हमारी, ये एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें लगभग आपको यानी कि हमारे प्रॉमिस के अनुसार 2000 क्वेश्चन है कि 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपको। लेकिन पॉसिबल ये तो है नहीं कि एक ही वीडियो में हम 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दें। पूरी इतिहास के हमें 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, 2000 वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो कहीं ना कहीं बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए, जो कहीं ना कहीं आने की संभावना है उनकी, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट है इतिहास के। तो वो क्या है, उन फैक्टों को हमने कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले लिया और कुछ थ्योरी के माध्यम से ले लिया। तो आज हम शुरू करते हैं वर्ग 3 हिस्ट्री का यूनिट नंबर 18। तो यूनिट नंबर 18 में पूरा इतिहास ही दे रखा है, तो इतिहास को हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पर और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो, अब मैं यूनिट नंबर 18 को थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या है। थोड़ा सा यूनिट नंबर 18 को हम पूरा नहीं करेंगे। आज हम टॉपिक फर्स्ट को देख रहे हैं, यानी कि टॉपिक नंबर 1 को देख रहे हैं, तो हम उस टॉपिक नंबर 1 को हम समझेंगे। और उन एक टॉपिक नंबर जो पहला है उसमें क्या है, कौन कौन से विशेष तथ्य है, कौन कौन से विशेष टॉपिकों को शामिल किया गया, उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि इसमें हमें पढ़ना है, इसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है किसके, इतिहास से आज से, यानी कि इतिहास का सामान्य परिचय, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, महाकाव्य, विदेशी यात्रियों का वृतांत, शिलालेख, मुद्रा शास्त्र, पाषाण काल और ताम्र पाषाणिक संस्कृति। हमें इन सभी टॉपिकों के क्वेश्चन यहाँ पर देखना है। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए कम से कम हमें 2 लेक्चर लग जाएंगे, जिसमें हम ये पूरी टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने बोलता हूं और आप हमें उसका उत्तर दीजिएगा। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम इस चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर इसके पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप बाबा हिस्ट्री वाला ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको ये पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। आज का प्रश्न है ये, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज को प्रयोग में लिया था या उपयोग में लिया था? एक बार और रिपीट करता हूं, मानव द्वारा निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा अनाज अपने उपयोग में लिया था? अब प्रश्न में जो ऑप्शन है वो मैं आपको बोलता हूं। पहला है गेहूं लिया था क्या, दूसरा चावल लिया था क्या, तीसरा जौ लिया था क्या और चौथा बाजरा लिया था क्या? पहला गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा जौ मतलब बारले, डी बाजरा। बताइए कौन सा लिया था? सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा अनाज अपने खाने के लिए यूज में लिया था, प्रयोग में लिया था? बताइए कौन सा है? चावल लिया था। वाह, वेरी नाइस। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं भाई साहब। चावल ने लिया था। चावल हाँ भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, लेकिन सबसे पहले अगर मनुष्य ने जिस फसल को खाने के लिए यूज में लिया था या प्रयोग में लिया था वो थे जौ मतलब होता है बारले। आगे बात समझ, ये है इसका आंसर नंबर सी वाला। अब थोड़ा सा इसका अपन डिस्क्राइब देख लेते हैं, और कौन सा तथ्य हमें यहाँ से मिलते हैं, कौन से फैक्ट मिलते हैं। तो भैया समझो, कहीं समझेगा ऐसे कि जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था,
प्राचीन काल में विशेष रूप से नव पाषाण काल, यानी कि देखो अपन ने जो जिस यूनिट का टॉपिक में पाषाण काल की संस्कृति के बारे में पाषाण, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण कालिक संस्कृति, ये उस समय की बात हो रही है, यानी पाषाण काल की बात हो रही। तो नव पाषाण काल में जौ की खेती शुरू हुई थी। यहाँ मेहरगढ़, यानी कि इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले, मेहरगढ़, लहुरा देव और अन्य प्राचीन स्थलों से इसके प्रमाण मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है, यानी कि इससे क्लियर होता है कि जौ का उपयोग मनुष्य ने खाद्यान्न फसल के रूप में किया था। साथ ही इसे पशुओं के लिए चारा भी बनाया था, यानी कि साथ ही इसमें पशुओं के लिए चारा भी बनाया था। कहते हैं अगर कोई जानवर अपने घर में अगर चारा नहीं खाए तो उसे बोले कि थारे लिए जौ का पूरा लाओ गई तब खाओ गई। तो इस प्रकार की बात अपने बस दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जौ को नाम ले ले, जौ मतलब बारले, यानी कि सबसे पहले अगर कोई सा अनाज प्रयोग में लिया गया था तो कौन सा था, जौ, बारले। और कहां से मिला, लहुरा देव, मेहरगढ़ से, है ना। पशुओं के लिए चारा का उपयोग किया गया। जौ को मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अनाज माना जाता है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन गए, आ गई बात समझ। कैसे बन गए, पहले तो जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले, जौ का संबंध कौन से क्षेत्र से, जौ कौन से काल में आया है, अब जौ का सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई फसल कौन सी है, तो जौ है। ये क्वेश्चन अपने यहाँ कंप्लीट हो गए। ये अपना फॉर्मेट चलेगा 2-4 क्वेश्चन में। ये इसलिए चलेगा कि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताओगे कि हमें इस फॉर्मेट का यूज करना है या टू द पॉइंट, क्वेश्चन बोला आंसर बोला आगे बढ़े, क्वेश्चन बोला आंसर बोला आगे बढ़े, तो कैसा फॉर्मेट हमें चलाना चाहिए ये आप हमें बताओगे और उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारे साथ जुड़ने का मतलब ये है कि आप अगर अपना विचार सकारात्मक, अपना कमेंट सकारात्मक दोगे तो हम उस पर 100% काम करेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि नावदा टोली जो स्थान है वो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है, इसकी लोकेशन कौन से राज्य में है, जो हम पहले सिलेबस में डिस्क्राइब कर चुके थे कि लोकेशन से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हमने डायरेक्ट ये फैक्ट उठाए, ये प्रश्न उठाए जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल डाउट करने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल इस लेवल पे आएंगे। समझ रहे हैं, ये लोकेशन से क्वेश्चन बना, यानी कि ऊपरी क्वेश्चन है, ये इतना डीपली क्वेश्चन नहीं है। अगर लूसेंट बुक भी आप आराम से पढ़ोगे तो लूसेंट में भी आपको ये फैक्ट मिल जाएगा, हिस्ट्री का ये फैक्ट मिल जाएगा। आगे बात समझ। आप अपना जो सब्जेक्ट है, मूल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये अपने स्तर पर तैयार कर सकते हैं। कुछ समय बाद एक हम बुक पे काम कर रहे हैं, वो बुक आपके सामने हम लॉन्च करेंगे और वो बुक का आप एक तो पीडीएफ भी ले सकते हो ई बुक के माध्यम से और उसके हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हो। तो मैं कुछ समय पश्चात आपको बुक बिल्कुल बताऊंगा ये बुक कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसमें ये पूरी यूनिट शामिल की गई है और बिल्कुल अच्छा व्यवस्थित इस पर काम किया गया है बिल्कुल। और जिस संस्थान के माध्यम से ये बुक लॉन्च हो रही है उस संस्थान का नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो आप आराम से वो बुक खरीद सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी और बहुत एडवांस बुक बन रही है वो, तो ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि नावदा टोली की हमें लोकेशन बताना है कौन से राज्य में। तो अब मैं राज्यों के नाम आपके सामने रखता हूँ। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ और चौथा राज्य मध्य प्रदेश। तो अब आप हमें बताइए कि कौन से राज्य में स्थित है नावदा टोली। क्या गुजरात राज्य में है क्या, महाराष्ट्र राज्य में है क्या, छत्तीसगढ़ राज्य में है क्या और मध्य प्रदेश राज्य में है क्या, कौन सा राज्य में है? चलो इसका आंसर आएगा डी वाला, यानी कि नावदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अवस्थित है। यहां से क्या हुआ, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल लेने का प्रयास करते हैं। देखो, नावदा टोली मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में अवस्थित है, यानी कि ये जो निमाड़ वाला क्षेत्र है वहां की बात हो रही है। ये एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के पास स्थित इस भारत का प्राचीनतम बस्तियों में से एक है माना जाता है। यानी कि नर्मदा नदी के किनारे जो प्राचीन समय में जो बस्तियां बनी थी उन बस्तियों के यहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं नावदा टोली खरगोन से, जो कि मध्य प्रदेश के महेश्वर के आसपास ये क्षेत्र पड़ता है। आ गई बात समझ में, यह था इसका आंसर।
ये इस लेवल पर। अब भैया अब अपना फॉर्मेट होता है यहाँ से चेंज, यानी कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो टू द पॉइंट आएंगे, प्रश्न आंसर प्रश्न उत्तर इस प्रकार से। तो आप हमें फिर बताना है कि हमें किस प्रकार का फॉर्मेट रखना है, ठीक है। अब मैं यहां से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूं। क्वेश्चन है बताइएगा इसका आंसर, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे प्राचीन अगर धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं तो वो कौन सा ग्रंथ है? भारत का सबसे प्राचीन अगर धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो वो कौन सा है? उत्तर बताइए। मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, पहला एक पुराण है क्या, उपनिषद है क्या, दूसरा, तीसरा वेद है क्या, चौथा धर्म सूत्र है क्या, कौन सा है बताइए। देखो यार, क्लास में नहीं सुसुप्त अवस्था में नहीं रहना चाहिए, एकदम तंदुरुस्ती के साथ रीढ़ के हड्डे सीधा करके बैठना चाहिए, ताकि आलस नहीं यार, दिमाग खुल जाए। बता था आंसर के, एक आंसर का ही हो। बताओ भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन है, पहला पुराण है क्या, दूसरा उपनिषद है क्या, तीसरा वेद है क्या, चौथा धर्म ग्रंथ है क्या, बताइए कौन सा है? उत्तर 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 दीजिए। इतने इजी क्वेश्चन का तुमने आंसर दे दिया हमको, गलत गलत गलत। पुराण नहीं होगा, आगे बढ़ो, पुराण नहीं होगा। इसके अलावा और भी दो आंसर हम करते हैं, इसको रिपीट। भाई साहब इसका आंसर होगा सी वाला, यानी कि वेद। सबसे प्राचीन अगर भारतीय धर्म ग्रंथों की बात करें तो वेद है, और वेदों में से निकलकर ये उपनिषद धर्म ग्रंथ, ये दुनिया की चीजें आई है। आ गई बात समझ? तो हमें एक ही चीज याद रखना चाहिए, वेद है। और वेद कितना है? 4 प्रकार का। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आगे बात, वेद से आगे क्वेश्चन बनेगा टू द फैक्ट, तो हम यहाँ पर उनका डिस्क्राइब नहीं करते। इनके उपवेद होंगे, इनके ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, आरण्यक होंगे, बहुत सारे होंगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीन लेखक पाह्यान किस के राज दरबार में आया था? यानी कि चीनी यात्री पाह्यान भारत के कौन से शासक के राज दरबार में आया था? चीनी यात्री पाह्यान भारत के कौन से राज दरबार के शासन काल में आया था? कहां आया था? भारत में आया था। किस राजा के शासन काल में आया था? बताओ। चीनी यात्री जो पाह्यान था वो भारत के कौन से राजा थे जिनके राज दरबार में आया था? ऑप्शन सुनो, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या विक्रमादित्य। किसके दरबार में आया था चीनी यात्री पाह्यान? चीनी यात्री पाह्यान किसके राज दरबार में भारत में आया था? भारत में या किसके राज दरबार में आया था? बताओ। जब वो भारत आया था उस समय कौन सा राजा के शासन काल में आया था? ये आया था, आंसर 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 दीजिए। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अरे भैया ये तो गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। गलत मत जाओ, गलत मत जाओ, गलत मत जाओ। इसका आंसर आएगा बी वाला, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में ये आया था, चीनी यात्री पाह्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था? ऑप्शन सुनो, इत्सिंग पहला, दूसरा इब्न बतूता बगल में जूता। कौन? इब्न बतूता बगल में जूता। तीसरा संयुगन, संयुगन कौन? और चौथा है अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी। सीधी सिंपल बात, अलबरूनी ऐसा बोल दो। ठीक है, कौन आया था महमूद गजनवी के साथ भारत? जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था तो उस समय एक राइटर आया था, लेखक आया था। वो लेखक कौन था? बताओ। उसका नाम हमने बोल दिया, इत्सिंग आया था, इब्न बतूता आया, संयुगन आया था या अलबरूनी आया था? बताओ कौन आया था?
इत्सिंग इब्न बतूता अल-बरूनी इत्सिंग इब्न बतूता, बगल में जूता, भावा। हाँ, आंसर आप दिया। अल-बरूनी आया था, ठीक है भाई साहब, अल-बरूनी आया था मोहम्मद गजनवी के सामने भारत में। उसका लेखक कौन आया था? अल-बरूनी भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इस अभिलेख को विज्ञापन का अभिलेख या एडवर्टाइजमेंट का अभिलेख भी कहते हैं। तो रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी निम्न में से कौन से अभिलेख में मिलती है? यह क्वेश्चन एक बार पीएससी में भी रिपीट हुआ था और ये कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ, सैकड़ों परीक्षाओं में यह क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है, बताइए। और खास करके ये अभिलेख मध्य प्रदेश का है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। बताइए कौन सा आया था? हाँ, कौन सा अभिलेख में इसकी जानकारी मिल रही है? एरण अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख। एरण अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख। आ गई बात समझ में? कौन सा आया था, कौन सा में इसकी जानकारी मिल रही? जल्दी जल्दी उत्तर दो, जल्दी दो। एरण अभिलेख। उत्तर गलत ही क्यों दो भैया यार? कहीं उल्टा घाट को पानी पी के बैठे कहीं है? हर समय उत्तर गलत दे रही है। कल तो बोल दो कि जो आयो तो भैया हमें जानकारी मिले। अब लो, अब उत्तर सही दे दो। मंदसौर अभिलेख में भाई साहब, एरण में तो सबसे पहला भारत में सती प्रथा का प्रमाण मिलते हैं, जिसमें भानुगुप्त की पत्नी जो भानुगुप्त थे ना, उनके मंत्री गोपराज की पत्नी ने सती होने के प्रमाण मिलते हैं। उनकी पत्नी सती हुई थी। भानुगुप्त के मंत्री गोपराज, उनकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी, उसका प्रमाण मिलता है एरण अभिलेख। और एरण अभिलेख है सागर में, जो भी मध्य प्रदेश को एक जिला है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़े, सागर संभाग को जिला है। आ गई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सारे हमें क्या देखो, प्राचीन समय में हमें बहुत सारे अभिलेख मिले। अब अभिलेखों को वहां रखा गया, उनको पढ़ा, उन पर शोध किया। अब उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रोफी, अभिग्राही, इकोलॉजी, इफिग्राफी। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रोफी, बी वाला है अभिग्राही, सी वाला है इकोलॉजी, डी वाला है इफिग्राफी। बताओ क्या कहा जाता अभिलेखों का अध्ययन? राजा, इफिग्राफी। वाह रे राजा बाबू, कमाली तो कर दिया तुमने भाई साहब। अपने राजा बाबू का आंसर बिल्कुल सही है, इफिग्राफी कहा जाता है। यानी कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इफिग्राफी कहा जाता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसा दिया जाता है आंसर। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञों के नियमों एवं विविध विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञों के नियम एवं विविध विधानों का संकल्प मिलता है, संकलन मिलता है। यानी यज्ञ किस विधि से किया जाता है, यज्ञ का कौन कौन से प्रकार होते हैं, यज्ञ के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है, यज्ञ में कौन कौन से मंत्रों को बोला जाता है, इन सभी चीजों की जानकारी हमें किस वेद के माध्यम से मिलती है, उस वेद का हमें नाम बताना है। अब मैं आपको रिपीट करते हूं उसका नाम। देखो, ऋग्वेद में मिलती है क्या, यजुर्वेद में मिलती है क्या, सामवेद में मिलती है क्या, अथर्ववेद में मिलती है क्या? बताइए कौन से वेद में मिलती है? यज्ञ के नियमों की या विधियों की जानकारी बताइए। यज्ञ को कैसे किया जाता है उसके बारे में हमें जानकारी कौन से वेद से मिलती है?
आई रिपीट, एक बार और ऑप्शन में रिपीट करता हूं, क्या ऋग्वेद में मिलता है क्या यजुर्वेद में मिलता है क्या, या सामवेद में मिलता है क्या, या अथर्ववेद में मिलता है? बताइए। सर थोड़ा कंफ्यूज है। अरे दादा हो, तुम्हारा कंफ्यूजन ऐसो दूर करूंगा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, डरा नहीं रही हो, मैं बता रही हूँ, सुनो कैसे याद करो। या से यजुर्वेद, जैसे यज्ञ, अब ऑप्शन देखो, या काय मारो, कौन से बी वाला मारो नहीं, तो ऐसे याद रहो, या से यज्ञ, या से यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की जानकारी, यजुर्वेद में यज्ञ की जानकारी, ऐसे दिमाग में बिठा लो। ऐसे हमने याद कर रहे, कोई नई चीज नहीं है। यज्ञ कर्म कांडों की जानकारी हमें यजुर्वेद में मिलती है। यजुर्वेद को कहते हैं धनुर्वेद, उपवेद है इसका धनुर्वेद। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आ तो हमने यही बता दी, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगानिस द्वारा लिखित गई पुस्तक कौन सी है? मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? मेगस्थनीज एक विदेशी यात्री था या विदेशी राइटर था जिसने भारत के बारे में लिखा। उस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक बताता हूं मैं, भारत का इतिहास, हिस्बुका, हिंडेड, इंडिका। बताओ कौन सी है? ए वाला है भारत का इतिहास, बी वाला है हिस्बुका, सी वाला हिंडेड, डी वाला है इंडिका। बताओ किस बुक में इससे संबंधित जानकारी, मतलब कौन सी बुक लिखी है? राजा इंडिका। राजा बन जाएगा भाई साहब, राजा के अलावा और भी आंसर दे दो। लाइव तो बहुत सारे दिख रहे हैं हमें, बाद में जरूर सब लगा देते हैं। है भैया, और अपना लेवल इतना कमजोर मत बताओ, हम बिल्कुल ना कमजोर लेवल वाला है। हमने कभी जिंदगी में इतिहास नहीं पढ़ी। नए जुड़ियों को मतलब ये थोड़ी को वहां बेसिक भी जानकारी याद नहीं है। ये चीजें सब लूसेंट में लिखा रही यार, ये पूरी जितनी मैं पढ़ा जो सब लूसेंट में है। एक आध तो फैक्ट इधर उधर होगा, इधर उधर इसलिए होगा कुछ नया टॉपिक है तो वो ऐड कर दिया, या कुछ फैक्ट उसमें नहीं है तो वो हमने हमारे नोट्स से लिया है। लूसेंट पढ़ो, लूसेंट पढ़ो। लूसेंट वो रामबाण ग्रंथ है जो आसानी से किसी को समझ नहीं आता है, और जिसको समझ आ गया उसके नैया पार लूसेंट कर देता है। तो ये बात ध्यान में रखो। नीला कलर की एक बुक है, नाम है वो लूसेंट, मेरे साइड में रखिए तो मैं आपके सामने थोड़ा सा बता देता हूं। यह है लूसेंट, ये कहिए, यह है लूसेंट, लूसेंट। और इस लूसेंट से बाहर निजागो, लगभग 70% सिलेबस लूसेंट कवर कर रही है हमारी, लूसेंट कर रही है, लूसेंट। ध्यान रखो लूसेंट का, और जब लूसेंट का तुम ध्यान रखोगे तो एग्जाम हॉल में ये लूसेंट तुम्हारा ध्यान रखेगी। आ गई बात समझ में? हाँ, इसका आंसर होगा इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, या गायत्री मंत्र है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया? ये आंसर बोलता है हमारा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें आंसर बताओ इसके बारे में। ऋग्वेद का 10वां मंडल, या तीसरा मंडल, या 7वां मंडल, या 9वां मंडल? ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि भगवान सूर्यदेव यानी कि सावित्री को समर्पित ये गायत्री मंत्र है? और किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना अन आर्यों को आर्य बनाने के लिए इस मंत्र की रचना की थी। जो ये मंत्र बोलेगा वो व्यक्ति आर्य बन जाएगा, इसलिए गायत्री मंत्र का क्या हुआ था? रचना की थी विश्वामित्र द्वारा। कोई पूछे नहीं, गायत्री मंत्र सरस्वती को मंत्र है भैया? सरस्वती को मंत्र नहीं है यार दादा, हो
गायत्री मंत्र उषा की देवी सावित्री का मंत्र है, यानी कि भोर की देवी का मंत्र है। सुबह सुबह जब भगवान सूर्य को हम देखते हैं तो बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित मंत्र है और इस मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी है। और महर्षि विश्वामित्र ने इस मंत्र को लिखने के पीछे कारण ये था अन आर्यों को आर्य बनाना, और कोई कारण नहीं था। उनका धर्मांतरण किया गया था, इसलिए ये मंत्र लिखा था उन्हें धर्मांतरण करने के लिए। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मंडल में है? मंडल उत्तर दे देता हूं। उत्तर तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसमें कंफ्यूज हो गए आप थोड़ा। अपना लेवल बढ़ाओ। लेवल बढ़ाने के लिए मैंने एक बुक तो बता दी, एक और बता दूंगा, वो भी ब्रह्मास्त्र है, अभी बन रही है, बन के कंप्लीट हो जाए मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। ऋग्वेद में वर्णित है, ऋग्वेद में क्या वर्णित है? 11 मंडल 1020 सूक्त है, 9 मंडल 1026 सूक्त है, 12 मंडल 1022 सूक्त है, 10 मंडल 1028 सूक्त है। क्या है? ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्तों का वर्णन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इसका आंसर दो हमें। महेश डी 10 मंडल 28 सूक्त, और आंसर दीजिए। अनामिका डी, वो से आंसर। हाँ, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? ऋग्वेद 10 मैंने बोल दिया, वैसे भी ऋग्वेद में वर्णित किया 10 मंडल और 1028 सूक्त है। सूक्त ऋचाएं मंत्र को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो। ऐसा वेद बताइए जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो। ऋग्वेद है क्या? पहला ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है? आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर दो यार। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो ये लाइक भी कर दो और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दो। अगर आपके माध्यम से किसी का भला हो तो इतना पुण्य कमा लो। श्रावण सोमवार चल रहे हैं अभी, तो तुम्हारी इच्छा भोलेनाथ पूरी कर ही देंगे। बी वाला, बी 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 बी, वाह बहुत सही आंसर। बी वाला इसका आंसर सही आएगा। इसका वर्णन किसमें? ऋग्वेद के साथ में। इस वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया यजुर्वेद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है, बताओ पुराणों की संख्या कितनी है? वर्तमान में पुराणों की संख्या कितनी है या पुराणों की संख्या कितनी है? बताओ, क्या 108 पुराण है क्या? 18 पुराण है क्या? 4 पुराण है क्या? और डी है 6 पुराण है क्या? एक बार और रिपीट करता हूं, ए 18 पुराण है क्या? बी 108 पुराण है क्या? सी 104 पुराण है क्या? डी 6 पुराण है क्या? ओनली 4। गलत रिपीट कर दिया हमने, सी वाला 4 पुराण है क्या? ठीक है, ये सुधार। ए 18 पुराण है क्या? बी 108 पुराण है क्या? सी 4 पुराण है क्या? डी 6 पुराण है क्या? बताओ पुराणों की संख्या कितनी है? ए, वाह राजा बाबू, फिर राजा का आंसर है। राजा राजा बन के मानने का, वाह राजा वाह, कमाल है, तुम जीत जाओगे लल्ला। 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है?
मत्स्य पुराण। 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, वेदांग, स्मृति, शूद्र, पुराण, निरुक्त, ज्योतिषन। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषन, ये 4 वेद होते हैं। 108 उपनिषद होते हैं, 18 पुराण होती है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब हमें बताना भारत का ऐसा कौन सा स्थान है, प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से हमें रोमन सिक्के मिले, रोमन देश के सिक्के हमें मिले प्राचीन समय में। ये सारे क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से चल रहे हैं। जावा द्वीप से मिले हैं क्या, मलाया स्वर्ण द्वीप से मिले हैं क्या, कंबोडिया कंबोज से मिले हैं क्या, और अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट है जहां से मिले हैं क्या, कहां से मिले हैं, ये बताओ हमें। ए वाला, बी, डी, डी, ए। सीखो क्यों छोड़ रहे हैं, सीखो लगा दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे अपन बाद में कहाँ को सही है। रोमन सिक्के कहां से मिले, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, इतना आसान नहीं है, मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अरिकमेडो पुडुचेरी के निकट ये क्षेत्र है जहां से हमें कहाँ के सिक्के मिले, रोमन साम्राज्य के या रोमन के सिक्के हमें यहां से मिले हैं, रोमन सभ्यता के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। जो देवपाड़ा अभिलेख है ना, कौन से शासक की जानकारी हमें देता है, बताओ, या कौन से शासक से संबंधित है। ऑप्शन पहला है पुलकेशियन द्वितीय, ऑप्शन दूसरा है मालवा नरेश यशोवर्मन, ऑप्शन तीसरा है प्रतिहार नरेश भोज, ऑप्शन चौथा है डीवाला बंगाल शासक विजयसेन। कौन सा है। सी डी 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 सी डी। हाँ, बहुत अच्छी बात तो ये है कि आप क्वेश्चन को जो भी मन से आ रहे वो आंसर तो देखे, कम से कम इतना विश्वास तो जुटा रहे अपना अंदर कि हम प्रश्न को उत्तर दे सका, भले ही गलत दे लेकिन उत्तर तो दे दिया भाई साहब। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, यही तो कॉन्फिडेंस ही है। और जो कॉन्फिडेंस जब अंदर आ गयो तो हमें कोई पराहस्त नहीं कर सकता है, ये बात बड़े ध्यान से सुन लो। चलो इसका आंसर मैं देता हूं, आप अधिकतर गलत ही लग रहे हैं। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध ऑप्शन नंबर डी मालवा के शासक विजयसेन से संबंधित है। किससे है, मालवा के शासक विजयसेन से संबंधित देवपाड़ा अभिलेख। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन परीक्षा में आया था तो हमने यहाँ रख दिया और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को कहा जाता है। जो उत्तर भारत में जिस कला में मंदिर बने हैं उस कला को की जो शैली है उस शैली का क्या नाम है। यानी कि 2-3 प्रकार की शैली, नागर शैली, द्राविड़ शैली रहती है नहीं, तो अब कौन सी शैली में वो मंदिर बना है बताइए, उत्तर भारत का। ए और बी दोनों, नागर द्रविड़। आंसर देने में जल्दी करते हो और गलत देने में जल्दी करते हो, अच्छी बात है ये। चलो मैं इसका क्वेश्चन में बता देता हूँ। ये नागर शैली में बने हैं। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर मिलेंगे अधिकतर नागर शैली में मिलेंगे, नागर में। और दक्षिण भारत में जितने मिलेंगे दक्षिण, वो द्रविड़ शैली में मिलेंगे। ऐसे याद रखो, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, दा से दक्षिण, दा से द्रविड़,
नागर, उत्तर में नागर, नॉर्थ में नागर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऐसे याद रखो थोड़ा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? बताओ। ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी वाला है मालवा नरेश यशोवर्मन, सी वाला है प्रतिहार नरेश भोज, डी वाला है स्कंदगुप्त। बताओ किससे संबंधित है? साथियों, अगर मेरी स्पीड आपको कम लग रही हो, स्पीड कम, मैं आराम से बोल रहा हूं, तो आप आराम से 1.5 या 2x की स्पीड पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और इससे अच्छी बात ये बता दूं, अगर ये क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट यानी कि क्लास भी नहीं देखना चाहते हैं और क्वेश्चन आपको चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर ये पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और मेरे हिसाब से क्लास लेने का टाइम है तो क्लास लो कि आदमी जितनी बार सुनता है, जितनी बार वो आंखों से देखता है, सुनता है, तो वो चीज उसको उतनी जल्दी और आसानी से याद रहती है और लंबे समय तक ये टिक पाती है। जैसे कोई बोल रहा है आपके सामने सेवफल, आपने सुन लिया, लेकिन आपके माइंड में वो छवि नहीं बनी, और लेकिन आपके सामने रख दिया लाकर सेवफल, तो वो अपने माइंड में क्या हो गई, उसकी पिक्चर बन जाएगी। और जिस चीज की पिक्चर बन जाती है वो उस चीज को हम भूलते नहीं है लंबे लंबे समय तक। तो इसलिए किसी चीज को देखकर पढ़ना और सुनकर पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर होता है दोनों में। दोनों चीज अगर हो रही, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, और खुद भी मन में गुनगुना रहे हो, बोल रहे हो, तो ये बहुत से बहुत अच्छी बात है पढ़ाई के लिए। अब आपको जो उचित लगे वो कर सकते हो, ठीक है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, मालवा नरेश यशोवर्मन, प्रतिहार नरेश भोज, स्कंदगुप्त। बताओ। इसका आंसर है स्कंदगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट, अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है, जिसके लेखक है? यानी कि अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी, उस विजय के बारे में जानकारी एक ग्रंथ है चचनामा, उसमें सुरक्षित है। और चचनामा का लेखक हमें बताना कौन है? बताओ। चचनामा का लेखक, चचनामा का लेखक है, चचनामा का लेखक है, दूर से ही नाम दिख जाएगा, क्योंकि अगर इन नामों में हम अंतर पाड़ेंगे तो ये नाम अलग ही झलक रहा है। राजा बाबू ने आंसर दे भी दिया बी वाला, ठीक है। राजा बाबू, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, बी वाला इसका आंसर आएगा। अली अहमद, अली अहमद ने चचनामा की रचना की, जिसमें अरबों की सिंध विजय से संबंधित यात्रा वृतांत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र निम्न में से कौन से अभिलेख में हुआ है? प्रयाग अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। किस अभिलेख में हुआ है? ए डी, ए डी, ए डी। बताओ कौन सा में हुआ? ये भी थोड़ा डीप है क्वेश्चन, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डीप नहीं है। ए डी, डी टी टी टी।
हाँ, डी वाला बिल्कुल सही है। इसमें डी वाला आंसर आएगा। क्या आएगा? हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांगयूर तथा तांगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कांगयूर तथा तांगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी तारानाथ, ऑप्शन डी सयनगन। किसने की? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी इब्न बतूता बगल में जूता, ऑप्शन सी तारानाथ, ऑप्शन डी सयनगन। किसने की थी? कांगयूर तथा तांगयूर नामक ग्रंथ की रचना, अलग ही नाम दिख रहा है कांगयूर तांगयूर का, आराम से आप छाट सकते हो। किसने की? आप तो आंसर गलत दे रहे हो यार। सांग्यान ने नहीं की। आपको तांगयूर पांगयूर दिख रहा है इसलिए सांग्यार बोल रहे हैं, सांग्यान ने नहीं की। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है तारानाथ। क्या है? तारानाथ, तारानाथ ने की। ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है, किसने लिखी भाई साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टालमी, ऑप्शन बी प्लानी, ऑप्शन सी हैंसॉन्ग, ऑप्शन डी डाइमेकस। कौन है? बताओ। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना या पुस्तक किसने लिखी? प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री। वाह, बहुत बढ़िया, एक ही बार में आंसर दे दियो। तो इसमें साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, प्लेनी। तो प्लेनी ने क्या की? इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा वस्तु में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? कथा वस्तु नामक जो ग्रंथ है उसमें किस महापुरुष के जीवन चरित्र का वर्णन हमें मिलता है? कथा वस्तु में बताओ कौन सा महापुरुष का मिलता है? ऑप्शन ए बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी जैनों के बारे में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। बताओ। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, वेरी गुड आंसर। ऑप्शन ए बुद्ध। अधिकतर लोगों ने इसको सही दिया है, तो अपन इस पर बहस ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब आज की क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न और सुनो। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से साक्ष्य मिलता है, यानी कश्मीर का नवपाषाण कालीन एक क्षेत्र है जहां से हमें बुर्ज होम के साक्ष्य मिलते हैं। तो उस बुर्ज होम में से हमें जो कश्मीर का एक स्थान है, कौन सा? बुर्ज होम, वहां से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल के मिट्टी के घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए क्या? पत्थर के घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए क्या? गड्ढा घर या गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए क्या? या उपरोक्त सभी, ये सभी प्राप्त हुए क्या? ये सभी साक्ष्य प्राप्त हुए क्या? मिट्टी के घरों के, पत्थर के घरों के, गड्ढा घर गर्द आवास के, उपरोक्त सभी के। बताइए किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? बताइए। बुर्ज होम से, जो कि कश्मीर में पड़ता है ये क्षेत्र। बताइए। टी, सी, ए, डी सी ए, डी सी ए, सी डी है। एक आंसर आप, एक दो। सर सी। वाह महेश बाबू का आंसर है इसमें सी।
और सी एकदम सी, यानी कि सी एकदम सही है। कश्मीर का जो बुर्ज है पूरा स्थल, यहाँ से गर्त आवास यानी होता है जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते हैं, यानी कि क्या करते हैं, गुफा जैसा जमीन के अंदर बना लेते थे, उसमें रहते थे। उसके साक्ष्य क्या मिले हमें यहाँ से प्राप्त हुए। ये एक पूरा पाषाणिक स्थल है, यह नवपाषाण काल का स्थल है, यानी पूरा स्थल है नवपाषाण काल का। तो यहाँ से हमें गर्त गृह यानी कि जमीन के अंदर घर बनाने वाले साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर घर बना के रहते थे। जैसे कि आजकल के जंगली जानवर जमीन के अंदर रहते हैं ना, बिल बनाकर, बिल में छुप कर रहते थे, चूहा बिल में रहता है, ऐसे मनुष्य रहते थे पहले। तो ये यहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुए। साथियों, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और अपने मित्रों के साथ इसको साझा करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बाबा हिस्ट्री वाला, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां से ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपका मित्र आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।